और मुझे अवसर दिया गया है और फर्स्ट वक्ता ही मुझे रख दिया गया है। मैं तो इस इम्प्रेशन में आया था एक्सपर्ट्स बोलेंगे पहले और व्हाट दे से, व्हाट दे कंट्रीब्यूट, एक्सपर्ट्स दोज हु आर रनिंग द इंस्टीट्यूशंस या जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या विचार रखते हैं, तो फिर हम कुछ बोलें। जब तक पॉलिटिशियंस का सवाल है तो पॉलिटिशियंस जो काम करते हैं वो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स और वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो इनपुट होता है उसके आधार पर अपनी कोई राय व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझको ही बोलने का अवसर दे दिया गया। यादव साहब को कहा गया, लेकिन उन्होंने मेरे से आदेश दिया, मेरे वरिष्ठ साथी हैं, तो इसलिए उनके आदेश की पालना करते हुए 2-3 चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। द कंसेप्ट जो एजुकेशन समिट, दिस इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट, जहाँ कि हम डिफरेंट जो पैरामीटर्स, डायमेंशंस, जो चाहे एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, या जो जिस भी तरह की एजुकेशन है उसके बारे में विचार करने के लिए आपने की। और बहुत सारे या प्रोमोटर्स, जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोमोटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, वही ज़्यादा लोग मुझे यहाँ लग रहे हैं कि दोज हु आर रनिंग द इंस्टीट्यूशंस। एंड जो इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। मैं तो बिल्कुल एक पॉलिटिशियन के साथ साथ शिक्षक भी रहा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और इस समिट का जो मैंने देखा गया, जो आपने ब्रोशर मुझे भेजा, कि जो चैलेंजेस हैं आज के टाइम में, जो बदलते हुए परिवेश में, और आफ्टर दिस कोरोना, तो एक नया न्यू डायमेंशन हैज़ बीन डेवलप्ड कि कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए हम आगे बढ़ें। बहुत सारे मोड जो है एजुकेशन के आ गए हैं, चाहे ऑनलाइन मोड की अपन बात कर लें। और इसके बाद दूसरा एक चैलेंज इसके साथ साथ मोड के साथ आ रहा है कि जो कोर्सेज या सिलेबसेज जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और रन किया जा रहा है, उनकी एक रैशनैलिटी का, उनकी लीगलिटी का, क्योंकि मैं देखता हूँ रोज़ाना अखबारों के माध्यम से भी, वेबसाइट के माध्यम से भी, रोज़ाना कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसका कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके सिलेबसेस बहुत अच्छे हैं, कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ उस आड़ में ऐसी आ गई हैं जो डिग्रीज को बेचते हैं, बड़ा फ्रैंकली कह रहा हूँ। और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में भी हुई हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में हुई है। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक भर्ती हुई थी आयुर्वेद की, कंपाउंडर की, तो वह 87 बच्चे जो है जिन्होंने मेघालय से जो डिप्लोमा किया, दे वर ऑन द टॉप मेरिट, 87 ऑल ऑफ देम। हमने उसकी इंक्वायरी कराई, भेजी वहाँ टीम। कोई यूनिवर्सिटी वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है महात्मा गांधी के नाम से। अब इससे क्या हो रहा है? और खूब तह में गए उसके, खूब इंक्वायरी कराई, लास्ट में कोर्ट में भी गए, उसको हमने रिजल्ट्स को होल्ड किया, उनको बाहर करते हुए हमने रिजल्ट निकाला। ये तो एक पार्ट हो रहा है जो इस बदलते हुए परिवेश में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं इस फील्ड ऑफ, चाहे वो हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एक चैलेंजेस तो बड़ा हुआ है। और ये चैलेंज आप लोगों के सामने है जो अच्छा काम कर रहे हैं। इस चैलेंज को कैसे मीट आउट करेंगे और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी के रूप में किस तरह से वो करे, तो ऑटोनॉमस जो स्टेटस है वो भी रहना चाहिए। हर फील्ड में गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इंटरफेरेंस करे, लेकिन जब ऐसी समस्या आती है तो गवर्नमेंट भी सोचती है क्या किया जाए। रेगुलेशंस की बात करते हैं अपन, एक्ट की बात करते हैं, भाई कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स बाद में सरकार के पास आते हैं। एक ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो है करिकुलम को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्रीज की जो एक डिमांड है, सोसाइटी की जो डिमांड है, और जो हमारी इकोनॉमी देखा जाए तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है आज भी। तो एक सेक्टर तो ऐसा डेवलप हो रहा है जो एलिट सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, जिसमें आप डाटा एनालिटिक्स की बात करते हो, कंप्यूटर साइंस की बात करते हो, आईटी की बात करते हो, इंजीनियरिंग की, टॉप क्लास इंजीनियरिंग की बात करते हो। वो सेक्टर अगर देखा जाए तो 10 to 15% एम्प्लॉयबिलिटी दे सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग पॉपुलेशन है हमारी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्या मॉडल डेवलप किया जाए कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी दे दी जाए जो उस जगह तक, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए क्या है मॉडल।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अपन बात करते हैं, आप लोगों ने सबने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, इंप्लीमेंट भी कर रहे हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खुद में भी कंट्रडिक्शन है आपस में, अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें। मैंने थोड़ा बहुत देखा उसको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो दी है और मल्टी फैकल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी जो कंसेप्ट की बात की गई है कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में, वेदर दैट इज पॉसिबल इन द गवर्नमेंट सेक्टर। फोर्स इंडिया की ओर से आयोजन किया जा रहा है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर चर्चा यहां पर हो रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जयपुर से, सीधी तस्वीरें। जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसे आज आपको क्लासरूम्स के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपको एजुकेशन देनी है, एक्सेप्टेबल, बट उसको डिलीवरी देने वाला जो पर्सन है, ही इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इक्विपमेंट। सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस which I have in front of all the stalwarts here is that no good institution can come up without good academicians, and especially in the field of medical sciences. Medical sciences is ultimately dealing with the future of mankind. If the student doesn't learn what is there, अभी बाहर से बच्चे क्रोएशिया से, रशिया से, नेपाल से, चाइना से पढ़ के आए हैं, और अभी जब उनको we are inducting them because of the government's regulations कि they cannot go back, तो we are seeing कि उनका exposure इतना limited है कि जब वो डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे, so they could be a threat to mankind also. So ultimately ये बात प्रूव हो जाती है कि जब तक good academician का blend नहीं आएगा और strictness और firmness से education नहीं होगी, I think I am proud to say that we can boldly say that the attendance in our campuses are more than आपको सीधा लिए चलेंगे एजुकेशन समिट 2022 में फर्स्ट इंडिया की ओर से आयोजन। फिलहाल कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का संबोधन आप भी सुनिए। प्राइवेट तो लगभग थे, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे कम थे, करीब 30-35 सब डिवीज़न पे नहीं थे। आज वो सब पूरे खुल चुके हैं, और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई भी 12वीं की स्कूल में अगर 11वीं और 12वीं में मिला के 500 बच्चियाँ होती हैं तो उसको महाविद्यालय तुरंत क्रमोन्नत करके वहीं स्टार्ट किया जा सकता है। उसके लिए अभी हमने 3-4 करे भी हैं। सवाल जो उठता है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे रोजगार की तरफ बढ़ सके, इसके ऊपर आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। अलग अलग सेक्टर हैं, टेक्निकल एजुकेशन में ज़्यादा इसमें गुंजाइश है। अभी हम लोगों ने जो देखा था उसके हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा एक गैप था, रोज़गार वहाँ ज़्यादा दिखते हैं। अगर आज देखें तो लगभग 60 से ऊपर एग्रीकल्चर कॉलेज हमने पिछले 3 साल के अंदर नए खोले हैं, और उसमें आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। वेटनरी का जैसे है, वेटनरी उसके साथ साथ उसमें बहुत बड़ा स्कोप है हमारे जो भौगोलिक दृष्टि से, और पशुपालन और खेती का जो मामला है। इंडस्ट्री के लिए कहा कि इंडस्ट्री कम है, निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं था शुरुआत में, धीरे धीरे आज हम उसमें आगे आए हैं। और आज मैं कहना चाहूँगा, अभी हम 4 दिन पहले जैपनीज जोन में गए थे, नीमराणा में, जो 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की थी, और वहाँ जैपनीज का पहला निवेश के लिए जो स्टेट है वो राजस्थान को मानते हैं। तो उसका निश्चित तौर पे हमें आपको फ़ायदा मिलेगा, स्टूडेंट्स को जो नए नए रोज़गार और नई नई चीज़ें अपने सामने आएंगी। अभी हर तहसील लेवल पे रिको इंडस्ट्री एरियाज़ के लिए प्लान किया, और करीब 30 से 35 की अभी घोषणा हो चुकी, और 30 से 35 के ऊपर इंडस्ट्री मिनिस्टर और रिको काम कर रही है। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे आप लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आप कौन कौन से नए कोर्स ला सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हायर एजुकेशन में कर सकते हैं, वो निरंतर
एजुकेशन लाइन तो ऐसी है कि निरंतर आपको अपग्रेड होना है, तो निश्चित तौर पे प्राइवेट सेक्टर के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। सरकार की तो अपनी एक बंदिश होती है, एक सीमा होती है, कानून होते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जो यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही हैं, सरकार से आपको क्या मदद चाहिए, क्या आप चाहते हैं, उसमें कहीं पर भी हम पीछे नहीं रहेंगे। पहली बात, अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम लोग एक बार आपको MOU साइन, LI साइन, जो भी कागज पूरे कर देते हैं, फिर डे टू डे आपकी कोई हमारे पास रिपोर्टिंग या कोई सिस्टम नहीं है, ताकि हम ये अंकलन कर सकें कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है, हम उसको और प्रोत्साहन दें, उसको और आगे लाने की कोशिश करें। तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हमने शुरू करने जा रहे हैं, जो आप यूनिवर्सिटीज़ के क्या अच्छा है, क्या आपके कोर्सेज हैं, जो आपको डे टू डे मॉनिटरिंग आपकी हो सके, और उसमें आपके भी ये नहीं उसको कि आपके कोई सुझाव आते हैं या आप कोई अच्छी चीज़ देते हैं, तो उसके लिए अलग से एक पूरा अथॉरिटी जो बना रहे हैं हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की, साथ साथ जो कोचिंग के हमारा जो शुरुआत हुई है, उसमें बहुत बड़ा एक अलग तरीके का, मैं कहूँगा माफिया कह दो या कोई इस तरीके का, कि एक जहाँ 40-40 हज़ार बच्चे टेस्ट देते हैं, निश्चित तौर पे उसमें 50-100 बच्चे कहीं ऊपर आ जाते हैं, तो वो कोई पैमाना नहीं है उसका अच्छा होने का। चाहे आप कोटा की बात करें, 2-2 लाख बच्चे जो कोचिंग करा रहे हैं, तो निश्चित तौर में उसमें से 100 बच्चे बहुत अच्छे निकल गए या 150 बच्चे बहुत